हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज फिर आप सभी का स्वागत है शर्लक होम्स के नए एपिसोड में। हमारे पहले एपिसोड का नाम है द एम्प्टी हाउस। दोस्तों, ये कहानी उस घटना के बाद की है जब शर्लक और मोरियार्टी एक साथ झील में कूदकर मर गए थे। शर्लक के गुजर जाने के बाद उसका साथी वॉटसन बेहद अकेला पड़ गया था। वॉटसन को शर्लक की अक्सर याद आया करती थी। वॉटसन एक डॉक्टर भी थे, जिस कारण उन्हें क्राइम सीन में डेड बॉडी का मुआयना करने बुलाया जाता था। यहाँ इसी वजह से वॉटसन को इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने बुलाया होता है। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड वॉटसन के आते ही उसे कमरे में मौजूद डेड बॉडी दिखाकर बताती हैं कि इस आदमी का नाम रोनाल्ड एस था और ये अकेला अपनी इकलौती बहन जोआना के साथ इसी घर में रहता था कि तभी कल रात इसका किसी ने मर्डर कर दिया। हमें इसकी डेड बॉडी के पास से ये अजीब सी बुलेट मिली है। तो वॉटसन उस बुलेट को ध्यान से देखकर कमरे पर एक नजर दौड़ाता है और तब वॉटसन को रोनाल्ड की मेज में बहुत सारे सिक्के फैले हुए दिखते हैं। इसे देख लेस्ट्रेड बताता है कि कल रात रोनाल्ड इन्हीं सिक्कों की गिनती कर रहा होगा, तभी उसे किसी ने मार डाला। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रोनाल्ड मरने से एक रात पहले 4 लोगों के साथ ताश का गेम खेल रहा था। इन ताश के खेल में रोनाल्ड के पार्टनर थे उसके अंकल जॉन हार्डी। वहीं रोनाल्ड के अपोनेंट में मिस्टर मॉरे और कर्नल सेबेस्टियन खेल रहे थे। यहाँ सेबेस्टियन बार बार गेम जीतता जा रहा था, जिससे रोनाल्ड के पार्टनर मिस्टर जॉन को सारे पैसे भरने पड़ रहे थे और यही चीज रोनाल्ड को अच्छी नहीं लगती। आगे रोनाल्ड दुखी मन से अपने घर वापस लौटता है और हिसाब करने लगता है कि उसे कितने पैसे अंकल जॉन को वापस करनी है कि तभी रोनाल्ड की हत्या हो जाती है। यहाँ रोनाल्ड के मरने की आवाज सुन उसकी बहन जोआना उसके कमरे के पास पहुँचती है, लेकिन ये कमरा बाहर से लॉक था, इसलिए जोआना ने घर के नौकरों को बुलाकर कमरे को तुड़वाया और तब जोआना को देखने मिला कि उसका भाई मर चुका है। इस वारदात को सुन वॉटसन कहता है और कमरे में रोनाल्ड के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। लेस्ट्रेड बताता है बिल्कुल नहीं, लेकिन रोनाल्ड के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। हो सकता है कि खूनी इसी खिड़की से अंदर आया, रोनाल्ड की हत्या की और फिर वापस खिड़की के रास्ते भाग गया। ऐसा कहकर लेस्ट्रेड जैसे ही खिड़की खोलता है तो इन्हें देखने मिलता है कि ये खिड़की बहुत ज्यादा ऊंचाई में थी और नीचे एक गार्ड हमेशा तैनात रहता था और ऐसे में किसी बाहर वाले का अंदर आना और रोनाल्ड की हत्या करके भाग जाना लगभग नामुमकिन है। लेस्ट्रेड कहता है अगर शर्लक जिंदा होता तो वो इस केस को चुटकियों में सॉल्व कर देता, लेकिन डॉक्टर वॉटसन भी खुद को शर्लक से कम नहीं आंकते थे। वो लेस्ट्रेड से डेड बॉडी को मॉर्चरी पहुंचाने कहती हैं ताकि उससे कुछ क्लू निकाल सके। आगे डॉक्टर वॉटसन को कोर्ट में पेश किया जाता है रोनाल्ड के डेड बॉडी की ऑटोप्सी बताने। इस कोर्ट में रोनाल्ड की बहन जोआना भी मौजूद थी, जिसे रोनाल्ड को खोने का सबसे ज्यादा गम था। खैर, इधर वॉटसन ऑटोप्सी से बस इतना पता कर पाया था कि रोनाल्ड को 4 या 5 फीट की दूरी से गोली मारी गई थी और इसी कारण से गोली रोनाल्ड के माथे को चीर कर बाहर निकल गई। इसके बाद कटघरे में उन तीनों आदमियों के बयान लिए जाते हैं जिनके साथ रोनाल्ड मरने से पहले जुआ खेल रहा था। यहाँ सबसे आखिर में कर्नल सेबेस्टियन का बयान लिया जाता है। सेबेस्टियन बताता है कि रोनाल्ड ने कसीनो से निकलने से जस्ट पहले एक बार मुझसे मुलाकात की थी। उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि रोनाल्ड को गेम हारने से ज्यादा किसी इंसान का खौफ था। ऐसा खौफ इंसान की आंखों में तभी दिखता है जब वो अपने किसी पुराने दुश्मन को पहचान जाए। तो इन बयानों को सुनने के बाद जज इसी फैसले में पहुंचता है कि रोनाल्ड एस का किलर कोई बाहर का आदमी है। कोर्ट से निकलते वक्त वॉटसन बहुत परेशान था क्योंकि अब ये केस सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ गया। तभी रास्ते में जाते वक्त वॉटसन की टक्कर एक खड़ूस बूढ़े बुक सेलर से होती है। वॉटसन उस बुक सेलर को उसकी बुक उठाकर देता है और फिर कैब लेकर बेकर स्ट्रीट की ओर निकल जाता है। आगे जब वॉटसन अपने कमरे में था तभी वॉटसन की मेट आकर बताती है कि आपसे मिलने एक बुजुर्ग आदमी आए हैं। वॉटसन कहता है कि फिलहाल वो किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन इतने में वो आदमी खुद वॉटसन के कमरे में घुस आता है। ये आदमी वही बुजुर्ग बुक सेलर था और इसकी सुबह से एक भी किताब नहीं बिकी थी।
बुक सेलर वॉटसन से कहता है, कम से कम ये किताबें आपके शेल्फ को भरने में मदद करेंगी। देखिए आपका शेल्फ कितना खाली है। तो इसे सुन वॉटसन जैसे ही अपने खाली शेल्फ को देखकर पीछे मुड़ता है तो उसे अपने सामने बुक सेलर की जगह शर्लॉक होम्स दिखते हैं। इसे देख वॉटसन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो उसी पल बेहोश हो जाता है। आगे शर्लॉक वॉटसन को किसी तरह होश में लाता है। यहाँ वॉटसन शर्लॉक को अपने सामने जिंदा देख बहुत खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शर्लॉक आखिर उस झील में गिरने से जिंदा कैसे बचा। तो शर्लॉक बताता है वो झील में कभी गिरा ही नहीं था, लेकिन हाँ, जब शर्लॉक झील के पास पहुंचा था तब उसे मोरियार्टी को अपने सामने देख समझ आ गया था कि अब उसके जिंदा रहने के चांसेस काफी कम हैं। इसीलिए शर्लॉक ने मोरियार्टी से लड़ने से पहले 5 मिनट की मोहलत मांगकर अपने साथी वॉटसन को आखिरी लेटर लिखा। इसे सुन वॉटसन शर्लॉक को दिखाता है कि उसने शर्लॉक का लिखा वो आखिरी लेटर फ्रेम करवाकर अब तक अपने पास रखा है। शर्लॉक आगे बताता है कि झील के किनारे लेटर छोड़ने के बाद मोरियार्टी ने बगैर एक भी पल गवाए शर्लॉक पर हमला किया। शर्लॉक को एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि वो मरने वाला है, लेकिन फिर शर्लॉक ने हिम्मत करके बैरिस्टो नाम की जापानीज कला का इस्तेमाल करके मोरियार्टी को अकेली ही झील में फेंक दिया। इसे सुन वॉटसन कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर तुम मोरियार्टी को मारने के बाद इतने समय तक छिपे क्यों रहे? शर्लॉक बताता है, क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। जैसा कि तुम जानते हो वॉटसन, मोरियार्टी कोई ऐसा वैसा गुंडा नहीं बल्कि गुंडों का सरताज हुआ करता था और मुझे अच्छे से पता था कि मोरियार्टी को मारने के बाद मोरियार्टी का कोई एक ना एक आदमी मुझे मारने जरूर आएगा, इसलिए बेहतर था कि मैं खुद ही मरने का नाटक करूं। वॉटसन कहता है, अगर तुम मरे नहीं थे तो कम से कम तुम्हारे फुटप्रिंट्स तो मिलने चाहिए थे, लेकिन झील के पास सिर्फ 2 लोगों के जाने के फुटप्रिंट्स थे, लेकिन आने का एक भी फुटप्रिंट नहीं। शर्लॉक बताता है कि उसने खुद ही झील से निकलते वक्त अपने फुटप्रिंट्स घुटनों का इस्तेमाल करके या फिर जूतों से रगड़ रगड़ कर मिटा दिए थे ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर पाए। इतना करने के बाद शर्लॉक किसी तरह चट्टान के ऊपर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। इसी बीच शर्लॉक ने देखा कि सामने वॉटसन उसे आवाज लगा रहा है। इसे देख शर्लॉक को एक पल के लिए ख्याल आया कि वो वॉटसन को सब बता दे, लेकिन फिर भी शर्लॉक ने ऐसा नहीं किया। फिर वहां चट्टान के पास स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे और इन सभी ने समझ लिया कि शर्लॉक मर चुका है, लेकिन शर्लॉक ये सब होते हुए इन सभी को चट्टान में छिपकर देख रहा था। खैर, सभी के वहां से निकलने के बाद शर्लॉक चट्टान से निकलकर जंगल की तरफ पहुंचा और जंगल की तरफ आते ही शर्लॉक पर किसी ने गन से हमला करने की कोशिश की। शर्लॉक ने किसी तरह देखा तो वहां सामने मोरियार्टी का एक आदमी गन के साथ खड़ा था। इसे देख शर्लॉक कुछ देर वहीं छिपा रहा और फिर सही मौके को देखकर उस जंगल से भाग निकला और आज इतने दिनों के बाद शर्लॉक यहाँ वॉटसन के सामने मौजूद है। शर्लॉक बताता है कि मेरे जिंदा रहने की असलियत मेरे और मोरियार्टी के कुछ चमचों के अलावा सिर्फ मेरे भाई माइक्रॉफ्ट होम्स को ही पता थी और वही मेरे रहने और खाने पीने का बंदोबस्त किया करता था। मुझे इस बीच कई बार ख्याल आया कि मैं तुम्हें भी सारी असलियत बता दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो तुम इस बात को ज्यादा समय तक राज नहीं रख पाती और तुम्हारे हाव भाव से भी दुश्मनों को पता चल जाता कि शर्लॉक अपने घर वापस लौट आया है, इसलिए ये सारा नाटक करना जरूरी था। खैर, शर्लॉक ने इतने समय तक छिपकर ये पता लगा लिया था कि उसके पीछे मोरियार्टी के 2 दुश्मन हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा जासूस है और हमेशा शर्लॉक के घर के बाहर ही खड़ा रहता है। आज उसने शर्लॉक को उसके घर पहुंचते हुए भी देख लिया था। शर्लॉक ने घर आकर सबसे पहले अपनी लैंडलेडी मिस हडसन को हैरान किया और फिर अपना भेष बदलकर डॉक्टर वॉटसन को। इतना बताकर शर्लॉक सोने चला जाता है, क्योंकि कई महीनों तक छिपते रहने की वजह से वो ढंग से सो भी नहीं पाया था। आगे रात में शर्लॉक और वॉटसन एक खाली मकान के अंदर पहुंचते हैं। वॉटसन पूछता है, हम दोनों किस जगह हैं होम्स?
होम्स बताता है, वहीं जहां हमें होना चाहिए। ये मकान हमारे घर के ठीक सामने वाला मकान है। जरा खिड़की से झांक कर देखो, तुम्हें क्या दिखता है? इसे सुन वॉटसन उस मकान की खिड़की के पास जाकर देखता है। यहाँ उसे दूर से बेकर स्ट्रीट की खिड़की पर एक दूसरे शर्लॉक होम्स की परछाई दिख रही थी। शर्लॉक कहता है, हैरान मत हो, ये मैं नहीं, मेरे जैसा दिखने वाला मोम का पुतला है, जिसे बुक सेलर का भेष बनाकर मैं ही बेकर स्ट्रीट लाया था। दरअसल मैं जब बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो मैंने देखा कि खिड़की के बाहर मोरियार्टी का एक आदमी पार्कर लंबे समय से वहीं खड़ा था। उस आदमी ने मुझे तब भी देखा होगा जब मैं अपने घर के अंदर घुसा था, लेकिन मुझे पता है कि पीटर वो मेन आदमी नहीं है जिसने मुझ पर जंगल में हमला किया था। पीटर बस उसके अंडर काम करने वाला एक मामूली सा जासूस है और आज रात मेन आदमी मुझे मारने पहुंचेगा, लेकिन हम इस खिड़की से उस पर नजर रखकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तभी वॉटसन देखता है कि शर्लॉक का स्टैचू अपने आप ही हिल रहा था। तो शर्लॉक बताता है कि उस स्टैचू को मिस हडसन हिला रही हैं, क्योंकि अगर स्टैचू एक ही जगह रुका रहा तो उसके दुश्मनों को पता चल जाएगा कि ये नकली शर्लॉक होम्स है। तभी इन्हें इस कमरे में किसी के घुसने की आवाज आती है और ये दोनों उस कमरे की दीवार के पास छिप जाती हैं। आगे उस कमरे में एक आदमी एंटर करता है और जहां ये दोनों खड़े थे उसी खिड़की के पास आकर अपनी एयर गन लोड करके शर्लॉक के पुतले पर निशाना साध कर जैसे ही गोली चलाता है, वैसे ही शर्लॉक और वॉटसन उस आदमी को पकड़ लेती हैं। और यहाँ हमें देखने मिलता है कि ये आदमी कर्नल सेबेस्टियन था। यहाँ सेबेस्टियन इन दोनों पर भारी पड़ता है और एक मोड़ पर सेबेस्टियन शर्लॉक होम्स को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड और उसके साथी आकर होम्स को बचा लेती हैं। सेबेस्टियन पकड़े जाने पर पूछता है, आखिर तुम लोगों ने मुझे किस बेसिस पर अरेस्ट किया है? लेस्ट्रेड कहता है, तुमने शर्लॉक को मारने की कोशिश की है, इसी बेसिस पर। शर्लॉक कहता है, नहीं, तुम्हें इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि तुमने ऐसी ही खुली खिड़की से 20 तारीख की रात को रोनाल्ड एस की हत्या की थी। शर्लॉक के ऐसा कहते ही मूवी अगले दिन शिफ्ट होती है। यहाँ शर्लॉक वॉटसन को कर्नल सेबेस्टियन की गन दिखाकर बताता है कि इस गन की बनावट बहुत काबिले तारीफ है। इसे जर्मन मैकेनिक वॉन हर्डर ने मोरियार्टी के ऑर्डर पर बनाया था। जरा देखो, इस गन से चलाई गोली ने पुतले का क्या हाल किया है। ऐसा कहकर शर्लॉक वॉटसन से अपनी क्रिमिनल बायोग्राफी की डायरी मंगवाता है। इस डायरी में शर्लॉक उसके सभी दुश्मनों और क्रिमिनल्स की पहचान और डिटेल्स लिखता था। शर्लॉक इस डायरी में कर्नल सेबेस्टियन का नाम खोजने कहता है। तब वॉटसन सेबेस्टियन के नाम के नीचे लिखा देखता है कि सेबेस्टियन पूरे लंदन शहर का दूसरा सबसे खतरनाक आदमी था। शर्लॉक बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सेबेस्टियन के पास किसी भी निशाने को दूर से मार डालने का हुनर है और उसका निशाना आज तक एक बार भी मिस नहीं हुआ। जब मुझे खबर मिली कि रोनाल्ड एर्स की हत्या गोली लगने से हुई है और पूरी वारदात में रोनाल्ड के घर की खिड़की खुली हुई थी, तो मैं उसी पर समझ गया कि रोनाल्ड की हत्या कर्नल सेबेस्टियन ने करी होगी और इसीलिए मेरे लिए यही सही समय था लंदन शहर में खुद को फिर से स्थापित करने का। वॉटसन कहता है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आखिर कर्नल सेबेस्टियन जैसे खतरनाक आदमी ने रोनाल्ड एर्स की हत्या क्यों की? शर्लॉक कहता है, इसका जवाब तुम खुद सोचो, आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरी गैर हाजिरी में तुमने क्या क्या सीखा है। वॉटसन बताता है, मेरे हिसाब से रोनाल्ड ने ताश का गेम हारते वक्त ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि कर्नल सेबेस्टियन ने गेम में चीटिंग की है और यही बात रोनाल्ड ने सेबेस्टियन को अकेले में बताकर उसे धमकाया कि अगर सेबेस्टियन ने जीते हुए आधे पैसे उसे नहीं दिए तो वो सेबेस्टियन की ट्रिक कसिनो के मालिक को बता देगा और इसके बाद से सेबेस्टियन हर कसिनो से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। बस इस धमकी के मिलने के बाद सेबेस्टियन घबरा गया और उसने अपनी एयर गन से निशानेबाजी का इस्तेमाल करके रोनाल्ड को मौत के घाट उतार डाला। शर्लॉक कहता है, बिल्कुल सही वॉटसन, आज तुमने पहली बार बगैर किसी गलती के सही अनुमान लगाया है। तभी उस कमरे में मिस हडसन कॉकटेल की बोतल लेकर आती हैं और यहाँ ये तीनों शर्लॉक होम्स की वापसी की खुशी में कॉकटेल एंजॉय करते हैं। इतना दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड होता है।
अगले एपिसोड का नाम है द सिक्स नेपोलियंस। एपिसोड की शुरुआत में शर्लॉक, वॉटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ये तीनों एक ही कमरे में बैठकर बोर हो रहे थे। तब इस बोरियत को दूर करने के लिए लेस्ट्रेड इन्हें हाल ही में हुई एक साधारण सी घटना बताता है। लेस्ट्रेड को खुद समझ नहीं आ रहा था कि भला कोई आम आदमी ऐसा क्यों करेगा। दरअसल 4 दिन पहले मॉर्स हडसन के एक बहुत बड़े मूर्तियों की दुकान में किसी ने चुपके से आकर नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मॉर्स हडसन जब तक वहां पहुंचे वो आदमी वहां से भाग चुका था। लेकिन कल रात इससे भी अजीब वाकया हुआ ये कि सेम वही आदमी डॉक्टर बर्नीकॉट के कमरे में कांच तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन कुछ चोरी करने की बजाय वो आदमी डॉक्टर के कमरे से नेपोलियन की मूर्ति चुराकर घर से बाहर आया और फिर उस मूर्ति को तोड़ कर उसके बचे हुए टुकड़े डॉक्टर के घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिए। उसी रात उस घुसपैठिए ने डॉक्टर बर्नीकॉट के क्लिनिक में रखी दूसरी नेपोलियन की मूर्ति भी बेरहमी से तोड़ डाली। मेरे ख्याल से ये काम किसी सरफिरे या फिर पागल किस्म के आदमी का है। तब वॉटसन भी इस बात से सहमत होकर कहता है कि बिल्कुल यही बात है। मैंने अपने डॉक्टरी करियर में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे पागल हो उठता है। मेरे ख्याल से ये सब किसी ऐसे सरफिरे आदमी का काम होगा जिसने नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास को इतना पढ़ा कि वो उसकी हर मूर्तियों से नफरत करने लगा। शर्लॉक कहता है, वॉटसन, अगर ये किसी सरफिरे या पागल आदमी का काम होता तो क्या उसके अंदर इतनी भी समझ होती कि वो मूर्ति को घर से बाहर ले जाकर तोड़ता ताकि उसके टूटने के शोर से डॉक्टर की नींद ना खुल जाए? नहीं, क्योंकि पागल या सरफिरे लोग कोई भी कदम उठाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते। मेरे ख्याल से ये सब किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे पता था कि वो क्या कर रहा है। आगे कुछ समय बाद एक छोटा बच्चा इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड के नोट के साथ शर्लॉक होम्स के एड्रेस पर पहुंचता है। इस नोट में लेस्ट्रेड ने लिखकर भेजा था कि शर्लॉक और वॉटसन जल्दी आकर उसे इस पते पर मिले। तो आगे ये दोनों लेस्ट्रेड के बताए एड्रेस पर पहुंचते हैं। इस जगह काफी लोगों की भीड़ थी। शर्लॉक इस भीड़ भाड़ में मैसेज बॉय को खड़ा देख समझ गया था कि घर के अंदर जरूर कोई मर्डर हुआ है, वरना छोटे मोटे हादसों में मैसेज बॉय किसी घर के करीब इतनी उत्सुकता से खड़े नहीं होते। अब ये दोनों कैब से उतरकर इस घर के अंदर जाते हैं। तो अंदर आते ही इन्हें लेस्ट्रेड बताता है कि ये काम उसी पागल सनकी आदमी का है जिसके बारे में लेस्ट्रेड ने उन्हें सुबह बताया था। ऐसा कहकर लेस्ट्रेड शर्लॉक और वॉटसन को घर के मालिक मिस्टर हाकर से मिलवाता है। मिस्टर हाकर किसी न्यूज रिपोर्टिंग प्रेस में काम किया करते थे। हाकर इन दोनों को शुरुआत से वो पूरा हादसा बताते हैं जो उनके साथ कल रात हुआ था। कल रात हाकर अपने डेस्क में बैठकर काम कर रहे थे कि तभी उन्हें कमरे के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब वह दूसरे कमरे में गए तो उन्होंने पाया कि उनके नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्ति टूटी हुई थी। जरूर इसे तोड़ने वाला आदमी सामने की खुली खिड़की से घुसा होगा। इसे देखकर हाकर अपने घर से बाहर निकले और यहाँ उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के ठीक नीचे किसी अनजान आदमी की लाश पड़ी हुई थी। तभी उन्होंने एक आदमी के साए को खुद की तरफ बढ़ते हुए देखा। इस आदमी ने सिक्योरिटी के कपड़े पहने हुए थे। हाकर आगे बताता है कि उस आदमी के चेहरे पर बिल्कुल भी दया के भाव नहीं थे। अगर मैं उस पर जरा सी भी हरकत करता तो वो मुझे भी वहीं मार डालता, इसलिए मैं वहीं चुपचाप खड़ा रहा और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी खुद ब खुद वहां से चला गया। तो इसे सुन शर्लॉक उस खिड़की की तरफ झांकता है जहां से घुसपैठिया अंदर घुसा था। इस खिड़की को देख शर्लॉक अनुमान लगाता है कि घुसपैठिया जरूर 6 फीट का रहा होगा, क्योंकि उससे कम लंबाई वाला आदमी इतनी ऊंची विंडो तक छलांग लगाकर भी नहीं पहुंच सकता। अब शर्लॉक मॉर्चरी में उस आदमी की डेड बॉडी देखने पहुंचता है जिसकी डेड बॉडी हाकर के दरवाजे पर मिली थी। शर्लॉक पूछता है, क्या डेड बॉडी के कपड़ों से कुछ मिला? तो लेस्ट्रेड बताता है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, एक आदमी की तस्वीर मिली है। वॉटसन इस तस्वीर को देख फौरन बता देता है कि इस तस्वीर को आधा फाड़ा गया था और तस्वीर की दाहिनी तरफ किसी और इंसान की भी फोटो थी। शायद वो फोटो इसी मरे हुए आदमी की रही होगी। इसे देख शर्लॉक उस अनजान आदमी की लाश को अच्छे से चेक करता है और उस आधी फटी हुई फोटो को भी अपने साथ ले चलता है।
आगे हम मिस्टर मॉस हडसन को देखते हैं, जिनकी शॉप में 4 दिन पहले वो हत्यारा आकर नेपोलियन की मूर्ति तोड़कर गया था। यहाँ शर्लॉक हडसन को उस आदमी की जेब से मिली तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या आप इसे जानते हैं? तो हडसन बताता है कि इस आदमी का नाम मार्कस है। इसने यहाँ 10 दिनों तक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन मात्र 1 हफ्ते काम करने के बाद ही ये कहीं डिसअपियर हो गया। इवन इसने 1 हफ्ते तक काम करने की अपनी फीस भी नहीं ली। वैसे मिस्टर होम्स, मुझे लगता है कि ये उन रेड रेप्लिकेंट्स लोगों का काम है। वही लोग नेपोलियन बोनापार्ट से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। शर्लॉक कहता है, अगर ऐसा ही है तो उन मूर्तियों को तोड़ने वाला आदमी नेपोलियन की हर तरह की मूर्तियों को क्यों नहीं तोड़ रहा, बल्कि एक ही पैटर्न की अलग अलग मूर्तियों को बार बार क्यों तोड़ रहा है? वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने सेम वैसी दिखने वाली मूर्ति किस किस को बेची थी? हडसन कहता है, इस तरह की 6 मूर्तियाँ मेरे पास इम्पोर्ट हुई थी, जिनमें से मैंने 2 मूर्तियों को डॉक्टर को बेची थी। एक खुद मेरे शॉप में पड़ी हुई थी और बाकी की 3 मूर्ति मैंने किसे बेची वो जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। तब शर्लॉक मिस्टर हडसन को मामले की गंभीरता बताती हैं कि इस हादसे में एक आदमी की जान तक जा चुकी है। तब इसे सुन हडसन शर्लॉक की बात मानते हुए अपने रजिस्टर में चेक करके उसे बाकी के 3 कस्टमर्स का नाम बता देता है। इन नामों को जानकर शर्लॉक उस बिल्डिंग का भी एड्रेस पूछता है जहां से हडसन ने नेपोलियन की मूर्तियां इंपोर्ट कराई थी। तो हडसन इन्हें उस बिल्डिंग का भी एड्रेस दे देता है। आगे शर्लॉक उस बिल्डिंग के मैनेजर के साथ था और मैनेजर शर्लॉक को बता रहा था कि वह लोग इस बिल्डिंग में कैसे काम करते हैं। शर्लॉक देखता है कि इन मूर्तियों को आकार देने के लिए एक स्पेशल तरीके के चाकू का इस्तेमाल किया जाता था और इसी तरह के चाकू से उस अनजान आदमी का दरवाजे पर मर्डर हुआ था। यहाँ शर्लॉक काम करने वाले एक वर्कर को भी नोटिस करता है, जो शर्लॉक की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। इसलिए शर्लॉक मैनेजर के साथ दूसरे कमरे में पहुंचकर उसे मार्कस की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या आपने इस आदमी को देखा है? तो यहाँ मार्कस का चेहरा देखते ही मैनेजर गुस्से से दहक उठता है और बताता है कि ये आदमी करीबन 1 साल पहले किसी नौजवान को चाकू मारकर भाग गया था और पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए पुलिस से बचने के लिए ये इधर आकर इसी फैक्ट्री में काम करने लगा, लेकिन फिर भी पुलिस इसे पकड़कर अपने साथ ले गई। लेकिन क्योंकि जिस आदमी को मार्कस ने मारने की कोशिश की थी वो जिंदा बच गया था, इसलिए मार्कस को सिर्फ 1 साल की सजा हुई। उस सजा के बाद मार्कस कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मार्कस का कजन ब्रदर डंकन हमारे साथ काम करता है। दोस्तों, डंकन वही वर्कर है जो शर्लॉक की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। दूसरी ओर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड शर्लॉक के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी शर्लॉक कमरे में आ जाता है। तब लेस्ट्रेड शर्लॉक को बताता है कि उसने मरने वाले आदमी की पहचान कर ली है। उस आदमी का नाम जॉन बिनोची था। जॉन इटली के खतरनाक मवालियों में से एक हुआ करता था और साथ ही वो अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ था। जरूर जिस आदमी ने जॉन की हत्या की है यानी मार्कस, वो भी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखता होगा, लेकिन उसने वहाँ के कुछ रूल्स तोड़ दिए होंगे और वहाँ से इधर लंदन भाग निकला होगा। वहीं जॉन मार्कस को ढूंढते हुए उसे मारने की इरादे से लंदन आया था। इसी कारण से जॉन के कपड़े में मार्कस की तस्वीर थी, लेकिन जब मार्कस जॉन को मारने गया तब पासा उल्टा पड़ गया और उल्टा मार्कस ने ही जॉन की हत्या कर दी। शर्लॉक कहता है, और इसमें उन नेपोलियन की मूर्तियों का क्या लॉजिक है जिन्हें मार्कस तोड़ रहा था? लेस्ट्रेड बताता है कि ये केस मेनली मर्डर का था होम्स, ना कि टूटी हुई मूर्तियों का। अब हमें बस इतना करना है कि मार्कस को उसकी तस्वीर के जरिए ढूंढ निकालना है। लेकिन शर्लॉक को यहाँ पूरा यकीन था कि वो कुछ न कुछ मिस कर रहा है, इसलिए अगले दिन तक शर्लॉक उस किलर और घुसपैठ ये जॉन बिनोची के बैकग्राउंड के बारे में जितना हो सके पता करता है। फिर शर्लॉक आधी रात को ही लेस्ट्रेड और वॉटसन को जगाकर उन्हें एक कस्टमर के घर चलने कहता है, जिसने मिस्टर हडसन की शॉप से नेपोलियन की 5वीं मूर्ति खरीदी थी। लेस्ट्रेड पूछता है, अगर किलर आज रात वहाँ चोरी करने नहीं आया तो? शर्लॉक बताता है, तो हमें इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
आगे शर्लॉक, वाटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड एक छोटी सी शेड में रुककर उस कस्टमर के घर की निगरानी कर रहे थे। यहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद वही शातिर चोर मार्कस कस्टमर के घर के पास दौड़ते हुए आता है और घर में रखी नेपोलियन की मूर्ति को अपने हाथ में उठाकर बहुत खुश होता है। यहाँ मार्कस घर से बाहर निकलकर उस मूर्ति को भी तोड़ डालता है, जिसे देखते ही शर्लॉक और उसके साथी झट से मार्कस को पकड़ लेते हैं। मार्कस के पकड़ाने के बाद शर्लॉक लेस्ट्रेड से कहता है, मैं आप दोनों को कल सुबह बताऊंगा कि नेपोलियन की इन मूर्तियों के पीछे क्या राज छिपा हुआ था। अगली सुबह लेस्ट्रेड और वाटसन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शर्लॉक उन्हें शुरुआत से सारी वारदात बताए कि तभी शर्लॉक के कमरे में एक बुजुर्ग आदमी एंटर करते हैं। इस आदमी को इधर शर्लॉक ने ही बुलाया था। इनका नाम मिस्टर कॉर्नेकल होता है और यही वो आखिरी कस्टमर थे जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्ति खरीदी थी। यहाँ शर्लॉक कॉर्नेकल से इस मूर्ति को 10 पाउंड में खरीद रहा था, जबकि कॉर्नेकल ने ये मूर्ति मात्र 15 शीलिंग्स में काफी कम दाम में खरीदी थी। लेकिन फिर भी शर्लॉक इसे खरीद कर अपने पास रख लेता है और मिस्टर कॉर्नेकल से एक कागजात में दस्तखत भी ले लेता है। इसके मुताबिक ये मूर्ति शर्लॉक की है और इस मूर्ति पर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं होगा। तो मिस्टर कॉर्नेकल को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह साइन करके अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कॉर्नेकल के जाते ही शर्लॉक उनसे खरीदी नेपोलियन की मूर्ति को मेज में रखकर उसे एकदम से तोड़ डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस मूर्ति के अंदर एक बेहद बेशकीमती ब्लैक पर्ल था। इसे देख लेस्ट्रेड बताता है, ये वही ब्लैक पर्ल है जो तकरीबन 1 साल पहले प्रिंस ऑफ कॉर्लेना के बेडरूम से चोरी हो गया था। शर्लॉक कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। दरअसल जैसे ही मुझे पता चला कि इस केस में मरने वाले आदमी का नाम जॉन बेनुची है, तो इसे जानकर मैंने बेनुची परिवार के बैकग्राउंड की छानबीन की और मुझे पता लगा कि असल में बेनुची की बहन लॉरेन प्रिंस ऑफ कॉर्लेना के घर की मेड थी और जरूर लॉरेन ने ही प्रिंस के घर ब्लैक पर्ल की चोरी की होगी। लेकिन लॉरेन इस ब्लैक पर्ल को अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रख सकती थी, वरना वो पकड़ी जाती। इसलिए लॉरेन ने ब्लैक पर्ल मार्कस को सौंप दिया ताकि वो ब्लैक पर्ल को उसके भाई जॉन बेनुची के हवाले कर दे। यहाँ मैं बताता चलूं कि लॉरेन और मार्कस सीक्रेटली शादीशुदा थे, लेकिन मार्कस सबसे ज्यादा धोखेबाज निकला। उसने ब्लैक पर्ल जॉन को देने की बजाय उसे चाकू मारकर वहां से भाग गया और गलती से मूर्ति बनाने वाली बिल्डिंग में घुस आया। यहाँ मार्कस को पुलिस वाले जॉन पर हमला करने की वजह से ढूंढ रहे थे और मार्कस के पास काफी कम वक्त था ब्लैक पर्ल को छिपाने का। इसलिए मार्कस ने उस ब्लैक पर्ल को नेपोलियन की कच्ची मूर्ति के अंदर छिपा डाला। लेकिन उस वक्त वहाँ वैसी ही 6 और नेपोलियन की मूर्तियां बन रही थी। खैर 1 साल बाद मार्कस जेल से छूटकर वापस आया और मिस्टर हडसन की दुकान में काम करने लगा। काम करते हुए मार्कस ने उन कस्टमर्स के बारे में पता कर लिया जिन्हें मिस्टर हडसन ने नेपोलियन की 6 मूर्तियां बेची थी। इनमें से 3 मूर्तियों को मार्कस ने आसानी से तोड़कर चेक कर लिया, लेकिन तीनों मूर्तियों में कुछ नहीं निकला। तब वो मिस्टर हाकर के घर चौथी मूर्ति तोड़ने गया और उसी रात उसका सामना जॉन बेनुची से हो गया। बेनुची सालों से बदले की आग में तड़प रहा था। बेनुची ने मार्कस को मारने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मार्कस ने ही बेनुची को मार डाला और वहां से भाग गया। अब जाहिर सी बात है, नेपोलियन की सिर्फ 2 ही वैसी मूर्तियां बची थी, जिनमें से अगली मूर्ति को तोड़ने मार्कस फिर से अगले कस्टमर के घर गया, लेकिन वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और बस इसी से मुझे क्लियर हो गया कि ब्लैक पर्ल इसी आखिरी वाली नेपोलियन की मूर्ति में होगी जिसे मिस्टर कॉर्नेकल ने खरीदा था और अब कानूनी तौर से ब्लैक पर्ल हमारा हो चुका है। शर्लॉक के इस बात को सुन लेस्ट्रेड शर्लॉक से कहता है, तुम सच में एक जीनियस हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि मूर्तियों के इस तरह टूटने के पीछे इतना बड़ा कारण रहा होगा। ऐसा कहकर लेस्ट्रेड वहां से चले जाते हैं और लेस्ट्रेड के जाते ही शर्लॉक अपना वायलिन बजाता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।